हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को देखने वाले हैं। इसका प्रूफ भी हम करेंगे और थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये पूछा गया है। जैसे लाइक अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आगरा में बीएससी में पूछा गया था, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएससी में ये पूछा गया था 2014 में। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में ये थ्योरम जो है आपसे पूछ ही लिया जाता है अगर लीनियर अलजेब्रा आपसे आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। और बेसिकली अगर बात करें सीएसआई या नेट की तो वहाँ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हम जनरली स्टेटमेंट से ही काम चला लेते हैं वहाँ पे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक पीएचडी हो गया या फिर किसी भी और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट की नीड होती है। स्टेटमेंट जैसे इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो जनरली इस थ्योरम को हम जानते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम के नाम से भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो जो है उसके लिए एक बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है। फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है? जिसका डायमेंशन, जिस बेसिस का डायमेंशन फाइनाइट होता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये भी अपने आप में एक बेसिस है ही है, ठीक है। तो देखो फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या है? जिस बेसिस का अगर डायमेंशन फाइनाइट है, ठीक है, बेसिस के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, देन वो जो जिसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है ना, बेसिस का जो डायमेंशन होता है वो अगर फाइनाइट होता है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उस बेसिस में कंटेन करता है तो उसको फाइनाइट डायमेंशनल बोलते हैं हम, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन, वेक्टर्स एलिमेंट तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, कहेंगे वेक्टर्स तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर कंटेन कर रहा है तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर घूम फिर के यही आ रहा है कि अगर जो है एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वहाँ पर एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सो दैट बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट एस। देखो अगर जो वी एफ है वो अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन हम ये जानते हैं कि एक ऐसा जो है ऐसा वेक्टर सबसेट जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा उसका, ठीक है। नॉन जीरो वेक्टर्स का एक फाइनाइट सबसेट जो है एग्जिस्ट कर जाएगा, है कि नहीं। एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर जाएगा और उसके लिए जो एल एस होगा ना वो भी को जनरेट कर देगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो, दैट इज़ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एल एस है ना वो क्या कर देगा, भी को जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट एस। एस में हमारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, u1 u2 अप टू so on u1 ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ v, दैट इज एल एस जो है v को जनरेट कर देगा। जो ये s है वो हमारा v को जनरेट कर देगा। अच्छा, अगर s v को जनरेट कर देगा, हमने अगर vf को कहा है कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एल एस v को जनरेट कर रहा है, देन हमारे पास दो केसेस आती है कि अगर ये जो S है वो अगर Li हो गया, देन S इटसेल्फ इज अ बेसिस ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बेसिस के लिए मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। बेसिस के लिए Li होना चाहिए और सेट जनरेट करना चाहिए। तो अगर Li है देन कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा जो है बेसिस हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि हमें ये बताना है कि एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमने मान लिया है। अब हमें बेसिस बताने की एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब बेसिस एग्जिस्ट कैसे करेगा वो उसके लिए अब देखो दो केसेस आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है एस पर। ये एस जो है कैसा होगा, एस हमारा अगर Li है तो बेसिस हो जाएगा, और अगर Ld है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर पहला केस तो यहाँ पर यही बन रहा है कि इफ़ एस इज Li देन एस इटसेल्फ इज अ बेसिस ऑफ बी। इस स्टेटमेंट में मुझे
लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Li है तो वो अपने आप में बेसिस हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये डेफिनेशन दो बेसिस के लिए क्या होता है, बेसिस के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो S को अगर बेसिस में कह रहा हूँ तो S हमारा Li हो जाए, और जो LS है वो हमारा टोटली V को जनरेट कर दे। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला Li और दूसरा LS जो है V के बराबर होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन हम S के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि S हमारा Li है या LD है। तो पहला केस तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर इफ़ S इज़ नॉट Li, अगर S Li नहीं है, देन S हमारा अगर Li नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो LD होगा। अगर LD होगा देन हमारे पास जो है एक ऐसा वेक्टर UK S के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो कि K का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ी या बराबर होगी और n से छोटी या बराबर होगी, इन सच दैट UK इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स U1 U2 U2। अब देखो यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि अगर जो है हमारे पास LD सेट है, ठीक है, अगर LD सेट है तो उस LD सेट को हम प्रीसीडिंग वेक्टर्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जो है इस चीज़ को समझिए, मान के चलिए कि हमारे पास एक सेट है S जो कि 1,0 और 0,1 और 1,1 जो है इसमें वेक्टर्स है, ठीक है। और आपको पता है कि ये LD है, ये LD है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब देखो LD है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक वेक्टर को बाकी के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 1,1 में लिख रहा हूँ, 1,1 में लिख रहा हूँ तो इसको मैं 1 × 1,0 प्लस 1 × 0,1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, इसका एक वेक्टर हमने उठाया, इसका एक वेक्टर उठाया और इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए प्रीवियस मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बता रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन, Li LD ये सब चीज़ें बता रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। लीनियर स्पान बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए कहा है कि इन एज सच दैट UK इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स ऑफ U1 U2 अप टू सो ऑन UK-1। तो कोई एक वेक्टर UK ऐसा ज़रूर होगा जिसको हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो, अब चूंकि ये LD बन रहा है, जैसे ये सेट हमारा LD था, है ना, 1,0 और 0,1 और 1,1 ये था। अब मैं इसमें से अगर मैं 1,1 को S में से मैं क्या कर रहा हूँ, 1,1 को रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव करने पर ये देखो हमारा Li बन जा रहा है ना। और जब Li बन रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये Li बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, लेट अस रिमूव द UK फ्रॉम S एंड डिनोट द रिमेनिंग सेट बाय S1। तो जो हमारे पास सेट बन रहा है उसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि S1 जो हो जाएगा S माइनस UK हो जाएगा, जो कि इसमें आ रहा है U1 U2 UK-1 UK+1 अप टू UN। वी नो दैट S1 ऑल्सो जनरेट। अब देखो, जब जो है ये चीज़, जब यहाँ से हमने एक वेक्टर को हटा दिया है तो ये Li बन गया, और जब Li बन गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है सेम वही चीज़ हो जाएगा ना, कि ये LS जो है क्या कर देगा, V को जनरेट कर देगा। मतलब LS1 जो है V को जनरेट कर देगा, यही तो हो जाएगा ना, V को जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने फाइनाइट डायमेंशनल मान रखा है इसको, और Li होते ही वो V को जनरेट कर देगा। बस यही इतनी सी बात यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद देखो अगेन दोबारा से जो है, जब ये S हमारे पास आ जा रहा है S1, अब S1 एक नया सेट आया है हमारे पास, और जब ये S1 हमारे पास एक नया सेट आया है तो S1 चूँकि V को LS1 जो है V को जनरेट कर दे रहा है, देन दो चीज़ें हमारे सामने फिर से दो केसेस अराइज हो रहे हैं। इफ़ S1 इज़ Li देन S1 इज़ बेसिस ऑफ B हो जाएगा। अगर Li है तो ये बेसिस ऑफ B हो जाएगा, जो कि आप इस कंडीशन को यहाँ पर देख सकते हो, जो कि जनरेट कर देगा। लेकिन दूसरा केस क्या है हमें नहीं पता है कि इफ़ S1 जो है अगर LD हो जाए फिर क्या होगा। तो उस कंडीशन में भी एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया?
UI मतलब कोई एक ऐसा वेक्टर S1 में एग्जिस्ट कर जाएगा जिसको हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम एज प्रीवियस में हमने जो समझा रखा है आपको बाय एग्जांपल। ठीक है, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो फिर से हम क्या कर देंगे, फिर से हम एक वेक्टर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर LD है तो LD की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे LD वेक्टर नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अगर मुझे बेसिस बताना है कि एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा एक फाइनाइट डायमेंशनल की, तो मुझे LD का तो कोई काम ही नहीं है ना, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है। अगर LD है, LD के केस में कोई एक वेक्टर हम रिमूव करेंगे, बाकी को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो बाकी को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के साथ साथ जो है, जब भी हम इसको रिमूव कर देंगे तो उस कंडीशन में एक नया सेट हमारा बन जाएगा रिमूव करने पर, जैसे सेम यहाँ पर बना है, अगेन लेट अस रिमूव UI फ्रॉम S1 एंड डिनोट द रिमेनिंग सेट बाय S2। तो अगर देखो, पहले तो हमने S में से UK को रिमूव करा था और फिर UI को रिमूव कर रहे हैं हम, तो नया जो सेट बन रहा है वो S2 बन रहा है। अब जो नया सेट बन रहा है S2, वो जो कि अगर रिमूव हमने कर दिया तो वो Li बन गया, और Li बनते ही वो S2 जो है V को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि अगर S2 जो है Li है तो वो S2 का बेसिस हो जाएगा, लेकिन अगर इस केस में अगर S2 LD है देन हम फिर से सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। अब ये रिपीट कब तक करेंगे, जब तक कि उस सेट के अंदर एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो, एक सिंगल जो है नॉन जीरो एलिमेंट जो है कंटेन कर जाए। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा है, वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी ऑब्टेन अ सबसेट SP ऑफ सबसेट ऑफ S सच दैट SP जो है Li हो जाए हमारा, मतलब एक ऐसा सबसेट ये जो कि ये हमारा क्या हो जाए, Li हो जाए। हम तब तक ये प्रोसेस करेंगे। मोरएवर S जनरेट V, हेंस SP जनरेट V। ठीक है, अगर Li हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो S है वो V को जनरेट कर देगा, और चूंकि SP सबसेट है उसका तो SP भी V को जनरेट कर देगा। वी आर लेफ्ट विद द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल नॉन जीरो वेक्टर्स विच जनरेट V एंड is Li, thus become the basis of V, consequently VF has a basis। तो इससे ये पता लग जा रहा है कि VF जो है बेसिस हो जाएगा। मतलब हम जो ये रिमूव करने वाला जो प्रोसीजर है, इस रिमूव करने वाली प्रोसीजर को हम तब तक चलाए रखेंगे जब तक कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो सिंगल एलिमेंट जो है उसके अंदर कंटेन ना कर जाए। समझ में आ गया? एस के अंदर अगर एस के अंदर एक नॉन जीरो सिंगल एलिमेंट कंटेन कर जाए तो एक आपको थ्योरम जो है पता होगा, जो है अगर एक एस जो है एक सेट है और उसमें एक नॉन जीरो सिंगल एलिमेंट है तो वो Li होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इसका प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने अभी तक करवाया नहीं है, मिल जाएगा आपको इसका प्रूफ भी। एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है कि अगर एक नॉन जीरो सिंगल एलिमेंट अगर एस के अंदर कंटेन कर जा रहा है तो वो हमारा Li हो जाता है, और जैसे Li हो जाएगा तो वो S जो है हमारा LS जो है V को जनरेट कर देगा, और V को जैसे जनरेट कर देगा, Li भी है V की जनरेट कर देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था और काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि आपको मैंने समझा पाया हूँ, और आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हम लेकर के आएंगे जिसको आपको समझना भी है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।